इट्स ओके स्टूडेंट्स, हम लोग जो है क्योंकि कंटिन्यूअसली फंडामेंटल राइट्स पर डिस्कस कर रहे थे और फंडामेंटल राइट्स पर डिस्कस करते हुए हमने कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो हमारे सिटीजन्स के हैं आर्टिकल 12 से 35 तक, राइट और रॉन्ग। तो जब 12 से 35 तक आर्टिकल की बात की तो आपके राइट्स जो सिटीजन्स राइट्स थे वो खत्म हो गए हैं यहाँ पर, क्योंकि 12 में स्टेट की डेफिनेशंस है, 13 में लॉज हैं कि स्टेट कौन से लॉ बनाएगा और कौन से लॉ नहीं बनाएगा, मींस प्री कॉन्स्टिट्यूशंस एज वेल पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। इस पर डिस्कस किया गया है कि संविधान लागू होने से पहले और संविधान लागू होने के बाद, राइट। और स्टेट के बारे में डिफाइन किया गया है कि स्टेट या लेजिस्लेटिव असेंबली या आपकी जो पार्लियामेंट बाय यूजिंग आर्टिकल 368 कौन से रूल्स बना सकती है, किस तरह के लॉ बना सकती है और किस तरह के लॉ नहीं बना सकती है, राइट। वो किसमें है? आर्टिकल 13 में। फिर हमने आपको डिस्कस किया राइट टू इक्वालिटी के बारे में, बताया जो आपके आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं? राइट टू इक्वालिटी मीन्स समानता के अधिकार के बारे में डिस्कस करते हैं। और ये समानता के अधिकार किसके बारे में डिस्कस करते हैं? सिटीजन्स के, राइट। फिर हमने आपको बताया आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक, राइट। इसमें हमने 19 से लेकर के 22 तक डिस्कस किया था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस मींस आपकी स्वतंत्रता, है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये हमने डिस्कस किए थे आपके इसमें आर्टिकल 19 से लेकर के 20 तक, जिसमें हमने स्पेसिफिक क्लास डिस्कस किया था, क्लास 21, जो कि सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों पर इनेक्टेड होता है, दोनों को ही लागू होता है, क्योंकि राइट टू लाइफ की बात की गई थी इसमें, राइट। और फिर हमने आपको डिस्कस किया आर्टिकल 23 से लेकर 23 और 24, जो किस पर डिस्कस करते हैं? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपको कहाँ मिलते हैं? 23 और 24 में। फिर हमने आपको बताया 25 से 28 तक आपको मिलते हैं क्या? राइट टू रिलीजियस, क्या मिला हुआ है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट, राइट टू रिलीजियस, ये आपको कहाँ मिलता है? 25 से 28 तक। फिर हमने 29 और 30 डिस्कस किया। 29-30 में आपको बताया कि यहाँ पर राइट टू आर्ट कल्चर्स एंड एजुकेशन, राइट। इसमें क्या मिला है हमको? राइट टू आर्ट कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स हमको यहाँ पे मिले हुए हैं। 31 के बारे में बताया था कि ये राइट टू प्रॉपर्टी था जिसको सस्पेंड कर दिया गया और राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया गया जो आर्टिकल 300A में फेंक दिया गया, राइट। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 32 की। ये 32 क्या था? 32 was remedies of fundamental rights, means 32 is remedies of fundamental rights। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स की गारंटी है। क्या है? आर्टिकल 32 रेमेडीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये क्या है? इज रेमेडीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स की गारंटी है। तो जो हमारे सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स के राइट्स यहां से क्या होते हैं? खत्म। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है
कि जब सर हमारे जो राइट्स हैं वो 32 तक ही खत्म हो जाते हैं, तो फिर 33, 34 और 35 ये क्या है, इन पर हमें डिस्कस करना है, राइट। तो बेसिकली आर्टिकल 33 बात करता है किसकी, आर्मी और आर्मेड फोर्सेस राइट्स की एंड रिस्ट्रिक्शंस की। तो आर्टिकल 34 किसकी बात करता है, आर्मेड फोर्सेस राइट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस। मींस ये जो हमारी सेनाएं हैं, आर्मेड फोर्सेस हैं, उनके राइट्स को डिस्कस करता है कि उनके क्या अधिकार हैं, उनके अधिकार क्षेत्र क्या क्या हैं, कितने सीमित हैं और कितने ब्रॉड, राइट। मींस आर्मेड फोर्सेस पर जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सेना पर लागू नहीं होते। अब बात आती है आर्मेड फोर्सेस की, तो आर्मेड फोर्सेस में वो सभी सेंट्रल फोर्सेस भी आ जाते हैं, चाहे वो आपका आर्मी हो, मींस थल सेना, नेवी हो मींस नेवल फोर्स एंड एयर फोर्स, राइट। तो यहां पर एक चीज और याद रखिएगा कि आर्मी, नेवल फोर्स एंड एयर फोर्स, इनके लिए जो भी लॉ बनेगा अंडर आर्टिकल 33 बनेगा। किससे बनेगा, अंडर आर्टिकल 33। और इनके लिए कोई भी कानून जो भी बनेगा, कोई भी एक्ट अगर पास होगा या कोई लॉ बनेगा, तो उस लॉ को बनाने का राइट किसके पास है, केवल और केवल पार्लियामेंट के पास है, अर्थात सेंटर के पास राइट्स है, जो आर्मी के लिए कोई कानून बना सकती है। स्टेट कभी आर्मी के लिए कोई कानून नहीं बना सकती है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि अंडर आर्टिकल 33 ओनली पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक एनी एक्ट और एनी न्यू लॉ। कोई भी नया कानून, कोई भी नया एक्ट बनाने का अधिकार केवल और केवल पार्लियामेंट के पास सुरक्षित है। इट मीन्स सेंटर ही इनके लिए कानून बना सकता है, स्टेट इनके लिए कोई कानून नहीं बना सकता है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। अब बात आती है कि जो ये आर्टिकल 33, 34 एंड 35 है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कब का है, 1949 का है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये तीनों आर्टिकल 33, 34, 35 ये कब के हैं, ये 1949 से इनेक्टेड है इसमें, राइट। अब ये कहते हैं कि आर्मेड पर्सनल जितने भी आर्मी हैं, उनके राइट्स कुछ रिस्ट्रिक्टेड भी होने चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड इन द सेंस, जैसे कि जो एक ऑर्डिनरी लॉ होता है, जो एक ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं, जो सभी सिटीजन्स को मिलते हैं, वो आर्मेड फोर्सेस को वो राइट्स नहीं मिलते हैं। जैसे कि कल हम एक राइट की बात कर रहे थे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की। जब सपोज अगर आप हमारी कंपनी में या हमारे इंस्टीट्यूशन में अगर पलक या खुशबू, ये अगर हमारी एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय के तौर पर हम इनको जब रखेंगे तो क्या करेंगे, इनको ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। उस अपॉइंटमेंट लेटर्स में इनकी ड्यूटी आवर्स को भी डिस्क्लोज करेंगे, राइट। ड्यूटी आवर डिस्क्लोज करते समय हम से कहेंगे कि भाई आपको इतने बजे से इतने बजे तक ड्यूटी करनी है, इतने बजे आपका ये लंच का टाइम होगा। मींस दोपहर में लंच होता है कि नहीं होता है सभी ऑफिसेस में, तो ये आपका लंच का टाइम होगा, और शाम को इतने बजे से इतने बजे तक आधे घंटे का टी ब्रेक होगा।
राइट और रॉन्ग। अब हमने मान लीजिए कि आपको 8 घंटे के लिए हायर किया है और अगर हम किसी इमरजेंसी के तहत आपसे 9 घंटे काम लेने लगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि बॉस इज ऑलवेज राइट, कभी कभी कि भाई 8 घंटे की बजाय आज हमने आपको 1 घंटे फालतू रोक दिया, राइट। लेकिन अगर हम 8 घंटे की बजाय आपसे डेली 9 घंटे काम लेने लगे, फिर 9 घंटे के बाद हम उसको 9.5 घंटे लेने लगे, और जब आप कहो कि सर हमारी तो ड्यूटी ऑफ हो गई शाम को 6 बजे, या हमारी ड्यूटी शाम को 5 बजे ऑफ हो गई है, इस समय 5:30 बज रहा है, 6 बज रहा है, सर 6:30 बज रहा है, और मैं आपसे अगर ये कहूं कि भाई नौकरी करना है तो करो, नहीं करना है तो जाओ, तो ये क्या होगा? ये एक्सप्लॉयटेशन हुआ, यही तो है एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन आर्मी पर्सन्स के लिए ये राइट रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, आर्मेड फोर्सेस के लिए। रीजन बिहाइंड उनके लिए बहुत सारी जगहों पर राइट्स रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि वो कभी कभी 14-14, 15-15, 16-16 घंटे काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? या पुलिस फोर्स है आपकी, ये पुलिस फोर्स है, इसकी भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये 15 घंटे भी काम करती है, 14 घंटे भी काम करती है, 12 घंटे भी काम करती है। मीन्स हमेशा जो एक आम आदमी के लिए ऑर्डिनरी लॉ है, जिसमें जो आम आदमी के फंडामेंटल राइट्स हैं, तो आम आदमी अपने फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कर सकता है, लॉ एंजॉय कर सकता है, लेकिन फोर्सेस जो होते हैं ये अपने लॉ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। रीजन बिहाइंड वहां पर इनके लॉज को जो है या राइट्स को क्या किया हुआ है? रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है। किसने? सेंट्रल ने इनके लॉज को या राइट्स को क्या कर दिया है? रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है कि भाई आप अपने राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। रीजन बिहाइंड अगर ये राइट्स एंजॉय करने लगे, मान लीजिए जहां पर हम हैं जिस किसी भी लोकेलिटी में सेक्टर 71 में है और इंस्पेक्टर सुबह 8 बजे से या सुबह 8 बजे से एक्टिव हो गया था और रात के इस समय 8 बज रहे हैं, वो ये कहे कि भाई 8 घंटे सभी की ड्यूटी होती है, मैं 12 घंटे हो गए हैं, अब मैं घर जा रहा हूं, राइट। और उसी समय कोई मान लीजिए यहां पर एक लूट की घटना होती है, तो क्या इंस्पेक्टर नहीं आएगा? बाय द इमीडिएट इफेक्ट उसको आना भी पड़ेगा और उस समय वो ये नहीं कह सकता है कि भाई हमारे राइट्स का क्या है, तुम लोग तो 8 घंटे के बाद अपना अपना काम करके घर चले जाते हो। तो यहाँ पर पुलिस फोर्स के लिए भी, आर्मेड फोर्सेस के लिए भी, जितने भी फोर्स हमारे यहाँ देश में हैं, उनके राइट्स रिस्ट्रिक्टेड है। और स्पेशली इन्हीं आर्टिकल्स के अंतर्गत जो है आर्मी फोर्स के लिए आर्मी का एक्ट बना, आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1950 और एयर फोर्स एक्ट 1950। ये 1950 में आर्मी एक्ट 1950 है और ये आपका नेवी एक्ट 1950 है और एयर फोर्स 1950 है। इसके बाद सीआरपीएफ है आपका, ये सेंट्रल पुलिस फोर्स है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, कौन सी है? आईटीबीपी, जिसको भारत तिब्बत पुलिस फोर्स कहते हैं, आईटीबीपी बोलते हैं ना, भारत तिब्बत पुलिस फोर्स। तो ये सिक्योरिटी एक्ट 1966 के बने हुए हैं, राइट। तो इसके अंतर्गत इनके राइट्स को जो है क्या किया गया है? खत्म किया गया है। अब जब राइट्स खत्म हो जाते हैं तो फिर इन पर क्या इंपोज होता है? ड्यूटी इंपोज हो जाती है। ड्यूटी इंपोज हो जाती है तो इनसे जब ये कहा जाता है, कई बार ऐसा होता है कि आर्मी का जवान ये नहीं कह सकता है कि अगर सेंट्रल ने कोई नियम बनाया है, सेंट्रल ने कोई लॉ बनाया है, तो अंडर आर्टिकल 33 अगर सेंट्रल ने कोई लॉ बनाया है, किस आर्टिकल के अंतर्गत? 33 के अंतर्गत अगर कोई लॉ बनाया है तो सेना का कोई जवान, सेना का कोई अफसर कोर्ट में जाकर के ये नहीं कह सकता है कि भाई हमारे तो फंडामेंटल राइट्स को सेंट्रल द्वारा क्या किया जाता है? वायलेट किया जा रहा है, मतलब हमारे राइट्स इन्फ्रिंज किए जा रहे हैं। इस तरह की वो कोई कोर्ट में
चैलेंज नहीं कर सकता है। अगर कोर्ट में जाएगा भी तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसके जो है अंडर आर्टिकल 33 को अगर जाता है तो हाई कोर्ट इस देश का या सुप्रीम कोर्ट उनके इस वायलेशन के बारे में सुनेगा ही नहीं। इट मींस कोर्ट इंटरवेन नहीं करेगा, क्योंकि ये आर्मी का मामला है। अब इसी में चूंकि आर्मी जो होती है ये अकेले काम नहीं करती है, आर्मी के लिए क्या होते हैं, आर्मी को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे और भी अंग होते हैं। और वो आर्मी को तो कौन से लोग सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आपकी इंटेलिजेंस करती है सपोर्ट। कौन करता है, इंटेलिजेंस करती है। इंटेलिजेंस के अलावा आपकी जो है सीबीआई है, राइट, सीबीआई है, आईबी है। आईबी मतलब समझते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो। और टेलीकम्युनिकेशंस, टेलीकम्युनिकेशंस, तो ये टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो इनके लिए काम करते हैं, तो साथ ही इनके भी राइट्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ये भी अपने फंडामेंटल राइट्स एंजॉय नहीं कर सकते हैं। उसके पीछे एक रीजन, जस्ट सपोज अगर कोई मान लीजिए नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, ये चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका जो है वो हो क्या कहते हैं रॉ हो या टेलीकम्युनिकेशन हो, तो इनको अगर किसी आर्मी के काम पर लगाया गया है तो आर्मी के काम पर लगाया गया है तो ये कोई सूचनाएं लीक नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि इनकी ड्यूटी आवर्स के अनलिमिटेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अनलिमिटेड हो जाते हैं। और अगर उस समय इनके राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं तो ये जो है क्या नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये चीज मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी कि आर्टिकल 33 इनफैक्ट है क्या, ये आर्मी के लिए है। अच्छा, ये कहती है जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति एसोसिएशन बना सकता है। क्या कर सकता है, एसोसिएशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, कोई संगठन बना सकता है। am I right or wrong? लेकिन आर्मी पर्सनल्स के लिए ये चीज अलाउ नहीं है कि वो किसी तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन फॉर्म करे, राइट? मतलब वो क्या नहीं बना सकता है, कोई संगठन नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? जस्ट सपोज अगर आर्मी संगठित हो गई, उसने संगठन बना दिया और इस लॉ को मानने से इनकार कर दिया, तो भाई लेह की सीमा पर, लेह लद्दाख की जो पहाड़ियां हैं, सियाचिन की पहाड़ियां हैं, उन पर जो है चीन और पाकिस्तान से हमारी हिफाजत कौन करेगा? फिर तो वो अपने राइट्स एंजॉय करने लगेंगे। इसीलिए तो उनके राइट्स को जो है क्या किया गया है, रिस्ट्रिक्टेड किया गया है। उनके राइट्स को क्या किया गया है, लिमिटेड किया गया है। क्यों किया गया है? ताकि वो जो है अपने राइट्स एंजॉय ना करें। अगर राइट्स एंजॉय करेंगे तो वो फिर ड्यूटी नहीं कर पाएंगे प्रॉपर, राइट? अब हम यहां पर एक बात और कहते हैं, आर्टिकल 34 किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम? आर्टिकल 34 के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 34 में क्या है, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं। आर्टिकल 34 में एक मार्शल लॉ के बारे में डिस्कस किया गया है। डू यू नो व्हाट इज मार्शल लॉ? मार्शल लॉ के बारे में जानते हैं आप लोग? जबकि मार्शल लॉ डिस्कस करता है। मार्शल लॉ, अच्छा आप लोगों ने कोर्ट मार्शल वर्ड तो सुना होगा कि नहीं सुना है? कोर्ट मार्शल सुना है कि नहीं सुना है? कोर्ट मार्शल किसका होता है? कोर्ट मार्शल होता है आर्मेड पर्सनल्स का। मींस आर्मी के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, उनका कोर्ट मार्शल होता है। कोर्ट मार्शल क्या होता है? इनफैक्ट जब कोई सेना का जवान या सेना का अधिकारी मतलब मिसकंडक्ट करता है या किसी मिशन पर गया और उसकी वजह से मिशन फेल हो गया, तो ये जो है
आर्मी का एक अपना कोड होता है जिसके अंतर्गत वो उसको डिसमिस करता है, और डिसमिस करने की उनकी एक प्रक्रिया होती है। पहले ये उनके ही कोर्ट में मुकदमा चलेगा। किसमें चलेगा? आर्मी के ही कोर्ट में उनका मुकदमा चलेगा कि कहीं आपने इस मिशन को जानबूझ करके तो नहीं फ्लॉप किया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने जो है सीक्रेट्स, अपने जो है काम करने के तरीके को दुश्मन देश के साथ साझा कर लिया हो, उनके साथ मिल गए हो, कोई कॉन्फिडेंशियल आपने लीक कर दिया हो। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है? जो हमारे सीक्रेट दस्तावेज हैं या जो हमारा मिशन है जो सीक्रेट तौर पर होने वाला था सक्सेसफुली, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने किसके साथ मिलकर के, दुश्मन देश के साथ मिलकर के आपने शेयर कर लिया, तो जिसकी वजह से ये फ्लॉप हो गया। अगर ये सिद्ध हो जाता है तो उस सेना के जवान या उस सेना के अधिकारी को कोर्ट मार्शल किया जाता है। अगर ये सिद्ध हो जाता है इस कोर्ट में, तो कोर्ट में मुकदमा चलता है, डिबेट होती है, सफाई पक्ष भी होता है, और उस अधिकारी का जब सिद्ध हो जाता है तो उसको एक पनिशमेंट की डेट निर्धारित की जाती है कि जब सपोज आज ये सो एंड सो पर्सन मीन्स एक आर्मी का व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको कहा जाता है कि इस डेट में आप आएंगे। और जब डेट में जाते हैं तो जिस दिन वो डेट में जाएगा तो प्रॉपर फुल यूनिफॉर्म में जाएगा। किस में जाएगा? फुल यूनिफॉर्म में जाएगा, जिसमें उसके जूते भी बिल्कुल पॉलिश होनी चाहिए, यूनिफॉर्म बिल्कुल साफ सुथरी शाइनिंग मारती हुई हो, और वो जो भी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाकर के खड़ा होगा। और जब कोर्ट उसे सजा सुनाती है कि इनका कोर्ट मार्शल किया जाए, तो उसका कोई सीनियर सोर्ड लेकर आएगा। सोर्ड मतलब समझते हैं? तलवार। तलवार से उसके जो है फीते जो भी लगे होंगे, स्टार्स जो लगे होंगे, उन सब को काट करके हटाएगा। उसकी जो है कैप को तलवार की नोक से निकाल करके उसमें रखेगा। किसमें? एक थाल में, प्लेट में, उसमें रख करके, और फिर उसकी यूनिफॉर्म को फाड़ा जाएगा। बेल्ट उसकी उसमें रख दी जाएगी, फिर उसकी यूनिफॉर्म को फाड़ करके, उसकी बनियान भी जो अंदर पहन रखी होगी उसको भी फाड़ करके तब उसे बाहर निकाला जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कोर्ट मार्शल, राइट। अब ये मार्शल लॉ क्या है? मार्शल लॉ भारत में देश की आजादी के बाद कभी नहीं लगा। मार्शल लॉ मीन्स हमारा देश कब आजाद हुआ? 1947 में, राइट। और 1947 के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो है फोर्स में आ गया, केम इन फोर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। मीन्स भारतीय संविधान 1950 से लागू हो गया। 1950 से लेकर के अब तक मार्शल लॉ भारत में कभी नहीं लगाया गया। अब ये मार्शल लॉ आया कब था? इनफैक्ट तो आपने रोलेट का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना है? रोलेट। तो ये रोलेट एक्ट है। क्या है? रोलेट एक्ट कब का है? 1919 का। कब का है? 1919 का। और मार्शल लॉ लगा था 13 अप्रैल 1919 को, जो जब जलियांवाला कांड हुआ था। जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ था तो उस समय, ये जलियांवाला बाग का कांड कब हुआ था? ये डेट नोट कर ले। जलियांवाला बाग हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को, राइट। और जब यहाँ पे कौन थे? आर्मी के जनरल थे उस समय, ब्रिटिश आर्मी में जनरल डायर थे, जिन्होंने जलियांवाला कांड करवाया था। और जलियांवाले बाग में जो लोग मीटिंग कर रहे थे उस पर गोली चला दी थी, तो उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, राइट। तो मार्शल लॉ क्या कहता है कि जैसे ही मार्शल लॉ लग जाता है तो जितने भी ऑर्डिनरी लॉ होते हैं वो सारे के सारे लॉ सस्पेंड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मींस जो इवन देन जो गवर्नमेंट होती है उसके भी अपने राइट्स खत्म हो जाते हैं। और ये कब इंपोज किया जाता है मार्शल लॉ?
मार्शल लॉ इम्पोज किया जाता है जब कहीं पर स्थिति बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो वहां पर मार्शल लॉ इम्पोज किया जाता है। ये पॉइंट और दिमाग में रखिएगा कि मार्शल लॉ कभी भी पूरे देश में एक साथ नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि मार्शल लॉ नेशनल इमरजेंसी तो पूरे देश में एक साथ लगाई जा सकती है। किसके अंदर? अंडर आर्टिकल 352, अंडर आर्टिकल 352 मीन्स अनुच्छेद 352 के तहत भारत के ये राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वो पूरे देश में क्या लगा दें? नेशनल इमरजेंसी लगा दें। और नेशनल इमरजेंसी किन कंडीशंस में लगाई जाती है? केवल या तो वार की स्थिति बन रही हो, किसी एक्सटर्नल अटैक की, किसी बाहरी देश से हमले की स्थिति में नेशनल इमरजेंसी लगती है, या फिर इंटरनल डिस्टरबेंस हो, मींस देश में, देश के अंदर ही गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हो, तो उस स्थिति में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। लेकिन मार्शल लॉ ये कभी भी पूरे देश में नहीं लगाया जा सकता है। अब मार्शल लॉ इम्पोज कब किया जाता है? जैसे कि मान लीजिए कोई स्टेट है, अभी हमारा जैसे जम्मू कश्मीर ही है। अब जम्मू कश्मीर में ही अगर लोग चिल्लाने लगे कि नहीं नहीं अब तो कुछ भी हो जाए, हमको तो भारत से अलग होना है। क्या होना है? भारत से अलग होना है। और भारत से अलग होने के लिए अब वो सरकार जाती है, सरकार बात कर रही है, सरकार अपनी बात रख रही है, बार बार उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है, सरकार की भी नहीं सुन रहे हैं। आर्मी समझा रही है, आर्मी की भी नहीं सुन रहे हैं। फिर पुलिस फोर्स, लोकल पुलिस फोर्स भी समझाती है, उसकी भी नहीं सुन रहे हैं। वहां की एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो भी प्रयास कर रही है। सेंट्रल भी प्रयास कर रहा है कि भाई मान जाओ, देश से अलग ना हो। अब ये लोग जो है उपद्रव पर उतर आए, मतलब न्यूसेंस फैलाने पर उतर आए, अनार्की करने लगे। इस स्टेज में गवर्नमेंट फिर आर्मी को पावर दे देती है और आर्मी से कहती है कि अब मार्शल लॉ लगा दो। अब जैसे ही मार्शल लॉ लगा दिया आर्मी ने, तो आर्मी को इतना पावर मिल जाता है, इतना पावर मिल जाता है कि चाहे फिर कोई वहां पे नेता हो या अभिनेता हो या आम आदमी हो, किसी को खड़े खड़े अगर वो गोली मार दे तो उस पर वो उसको अंडर आर्टिकल 34 अकॉर्डिंग टू मार्शल लॉ वो उसका जो है क्या माना जाएगा? राइट माना जाएगा। मतलब कोई ये नहीं कह सकता है कि मार्शल लॉ में सारे राइट्स, जितने भी आपको राइट्स मिले हुए हैं, जितने भी आपको प्रोटेक्शन मिले हुए हैं लॉ में, वो सारे की सारे सस्पेंड हो जाते हैं। तो मैंने क्या बताया, ये आम सिटीजन्स के ही नहीं सस्पेंड होते हैं, इवन देन चाहे कोई नेता ही क्यों ना हो, अभिनेता ही क्यों ना हो, कोई भी हो, आर्मी चलते फिरते आदमी को गोली मार देगी, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट ये कहती है कि अब हमें नहीं पता है, हमको क्या चाहिए, हमको पीस चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन चाहिए। अब जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात आ गई तो ये पूरे देश में तो ये इस तरह का न्यूसेंस है नहीं, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर है, किसी पर्टिकुलर जगह पर है कि भाई कोई चिल्ला रहा है कि भाई हमको तो इंडिपेंडेंट स्टेट ही चाहिए, चाहे वो जैसे जम्मू कश्मीर हो या जैसे कभी कभी पंजाब से आवाज उठ जाती है खालिस्तान। आपने सुना होगा खालिस्तान ये वर्ड, तो कई बार सुना होगा कि खालिस्तान, तो भारत सरकार कहती है कि नहीं नहीं खालिस्तान क्या करोगे, पूरा देश तुम्हारा ही तो है, राइट। अब वो ना माने तो फिर उस स्थिति में क्या होगा, सरकार ये कहेगी कि भाई मार्शल लॉ लगा दो और कुल मिलाकर के हमको क्या चाहिए, शांति व्यवस्था चाहिए। अब शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए आर्मी आएगी, जो नहीं मानेगा, जो घर के बाहर निकलता दिखाई देगा उसी को गोली मार देगी। अब उसमें कोई मुकदमा तो चल नहीं सकता है कि आप ये भी नहीं कह सकते हो जनाब आप हमें गोली कैसे मार रहे हो, क्योंकि वी हैव द राइट टू स्पीच अंडर आर्टिकल 19, वी हैव द राइट टू मूव एनीवेयर इन इंडियन टेरिटरी, वी हैव द राइट अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, मीन्स हमें जीने का अधिकार है, हमें एसोसिएशन करने का अधिकार है, हमें प्रोसेशन करने का अधिकार है। नो, मार्शल लॉ इम्पोज होते के साथ ही आपके सारे के सारे राइट्स
आपके सारे के सारे जो है लॉ, इवन देन ऑर्डिनरी लॉ, सब की सब एक साथ सस्पेंड हो जाते हैं, केवल और केवल आर्मी लॉ एक्टिव रहता है। इज दैट क्लियर? आई थिंक आर्टिकल 33 एंड 34 आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू।